न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है। तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि। लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं। ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज। कर्म के देवता शनिदेव को प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको कि 29 मार्च 2025 को कर्म, दंड और कलयुग के सबसे बड़े देवता शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव ग्रहों में सबसे धीमी चाल में चलते हैं और सही और सटीक, सत्य असत्य, गलतफहमी और सत्य, इनके बीच के फर्क को बिल्कुल किसी हंस की भांति परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हंस दूध और जल को अलग अलग कर देता है, वैसे ही आपके पाप और पुण्य का आईना आपको सामने बैठकर दिखा देते हैं। क्या होता है कर्म प्रभाव, एक छोटी सी बात के साथ में मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बात आप सबने सुनी होगी कि रावण किसके पुत्र थे? विश्वकर्मा जी के। विश्वकर्मा जी के पिता कौन थे? पुलस्त ऋषि। और पुलस्त ऋषि किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के। मतलब स्वयं ब्रह्मा के पुत्र के पुत्र के पुत्र थे रावण। मतलब स्वयं ब्रह्म अंश थे, लेकिन अपने कर्मों की वजह से। अब यहां पर एक बात और है कि विश्वकर्मा की जो प्रेमिका थी वो कौन थी? एक राक्षसी थी, एक राक्षस पुत्री थी। उन्हीं के साथ समागम से जन्म हुआ था रावण का। तो राक्षस भी था उनके अंदर और व से भगवान वाला व भी था। लेकिन अपने कर्मों से रावण ने अपने आप को पूरी तरीके से राक्षस साबित कर दिया। शनिदेव क्या करते हैं? कई लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं कि क्या प्रभाव देंगे। शनिदेव असल में कुछ भी नहीं करते। शनिदेव सिर्फ आपके और सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। वो कर्म जो आपने अपने चेतन अवचेतन अवस्था में किए हैं, जो आपको शायद याद हो या शायद कुछ ना भी याद हो। लेकिन जैसे एक बात कही जाती है ना अभी साइंस में, कि आप आपके परदादा या उनके पिता को शायद ना जानते हो, लेकिन आपका शरीर जानता है, आपका डीएनए जानता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, लेकिन आपने चेतन अवस्था में अवचेतन अवस्था में याद है नहीं है, जो भी कर्म आपने किया है उसका हिसाब करने के लिए हर 30 वर्षों में 7.5 हर राशि पर जीवन काल में 2 से 3 बार अवश्य ही आती है। इस बार 7.5 किसकी शुरू होने जा रही है? तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि की। कुंभ राशि पर अंतिम ढैया है और मीन राशि पर मध्य ढैया रहेगा। इसके अलावा जिन जिन राशियों के ऊपर ढैया शुरू होने जा रहा है, सामान्य ढैया जो सिर्फ 2.5 वर्ष का रहता है, वो राशि है धनु। धनु राशि पर ढैया शुरू होने जा रहा है। सिंह राशि पर भी ढैया शुरू होने जा रहा है। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है।
देखिए शनिदेव 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो आप मान के चलिए 29 मार्च 2025 को अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर अपने संवत मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। अब मीन राशि में यहाँ पर शनिदेव 2.5 वर्ष रहने वाले हैं। शनि शनि चलते हैं, जैसे कि उनका नाम है, धीमी गति से चलते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा न्यायिक प्रक्रिया की गति हर देश काल परिस्थिति में थोड़ी सी धीमी ही रहती है। लेकिन कहा जाता है ना कि न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। हमारे मालवा क्षेत्र में एक कहावत बड़ी मशहूर है राजा हरिश्चंद्र के बारे में। वो तो सत्यवादी थे, लेकिन शनिदेव के प्रभाव ने क्या हाल किया था। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं किन राशियों के लिए 7.5 कैसी रहने वाली है। मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित है, और यहाँ एक बात आपको बता दूं कि 7.5 हमेशा चंद्र राशि आधारित ही होती है, उसका नियम है। अगर कोई कहे कि लग्न से 7.5 आ रही है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। चंद्र राशि आधारित ही 7.5 होती है, इसलिए इसे नामाक्षर सूर्य राशि या लग्न आधारित बिल्कुल भी ना समझा जाए। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, इस पर यह बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो कितने अच्छे मिलेंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, आपको दशा महादशा अंतरदशा कौन से ग्रह की चल रही है। और साथ ही साथ एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, जिन जातकों की भी कुंडली में शनि और चंद्रमा अगर या तो दृष्टि संबंध में है, साथ में बैठे हैं, या कहीं से भी कोई कनेक्शन शनि चंद्रमा के बीच में कुंडली में बन रहा है, जिसको कि ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है। अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है और आपको 7.5 या ढैया का समय है, तो उसका विश्लेषण मैं ज़रूर आपको यहाँ पे दूंगा। उन्हें विशेष सावधानी की ज़रूरत यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बात को शुरू करने से पहले एक बात फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आपको आपकी जन्म राशि मालूम नहीं है तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, उसके अंदर देखिए चंद्रमा कहाँ लिखे हुए हैं। चंद्रमा जिस अंक के साथ लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिख करके भेज सकते हैं, आपकी राशि की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो बात करें अगर कि किस राशि पर क्या प्रभाव देने वाले हैं शनिदेव। जय मां शारदा। अगर आप अपने जीवन में कई समस्याओं से परेशान हैं तो संपूर्ण एवं सटीक कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। साप्ताहिक राशिफल एवं ग्रहों के गोचर की जानकारी के लिए अकाय वैदिक एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि की अगर बात करें तो शनिदेव का गोचर आपकी राशि के 7वें भाव पर होने जा रहा है। 7वें भाव पर प्रभाव पड़ने वाला है, इसका मतलब एक बात निश्चित है कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर ही रहने वाली है। 7वां भाव किस चीज का है? तो 7वां भाव है दाम्पत्य सुख का, पार्टनरशिप का, प्रेम का, विवाह का। यहां पर आए हुए शनिदेव सबसे पहले तो कन्या राशि के वो जातक जो लंबे समय से विवाह के लिए प्रतीक्षारत हैं, उनके विवाह होने की संभावना 29 मार्च 2025 के बाद से बनती है। आपका प्रेम भी अगर किसी से है तो वो विवाह में तब्दील हो सकता है, इस बात की प्रबल संभावना है। क्योंकि शनिदेव जहां बैठते हैं उस स्थान को कुछ तो लाभ पहुंचाते हैं। हाँ, जहां देखते हैं उस जगह को थोड़ा नष्ट कर देते हैं, लेकिन जहां बैठते हैं और बैठ भी रहे हैं गुरुदेव की राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, तो कोई न कोई शुभ कार्य आपके जीवन में होने वाला है। पार्टनरशिप में अगर आपका कोई कारोबार था, ठीक से नहीं चल रहा था, तो 29 मार्च के बाद में 2.5 वर्ष का लगभग समय है जिसमें आपका कार्य जो है वो बेहतर हो सकता है,
कार्य क्षेत्र में स्थितियां बेहतर हो सकती है। अगर पति पत्नी के बीच में कुछ खटराक चल रहा था, अगर सेपरेशन जैसी भी संभावना चल रही थी, तो आप किसी न किसी अंतिम परिणति तक पहुंच सकते हैं। या तो सेपरेशन हो ही ना, और अगर हो तो सेपरेशन के बाद आपको नया लाइफ पार्टनर प्राप्त हो जाए, इस बात की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। अब यहाँ बैठे शनिदेव अपनी पहली दृष्टि जो डालेंगे वो डालेंगे नवम यानी कि भाग्य भाव पर। कुंडली का जो नवम भाव होता है वो भाग्य भाव होता है। भाग्य भाव पर जब भी शनिदेव की दृष्टि जाती है तो सबसे पहले तो पिता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या आने की संभावना यहाँ पर बनती है। उनकी देखभाल आपको अवश्य ही करनी पड़ती है और बहुत मन और बहुत लगन के साथ करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं भाग्य को कमज़ोर ज़रूर करेगी। कार्य आपके बनेंगे क्योंकि केंद्र स्थान में मौजूद है शनिदेव, लेकिन बहुत अटक कर, बहुत रुक कर। कई शत्रु आपके पैदा हो सकते हैं, ऐसे शत्रु जो कल तक मित्रवत व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि षष्ठेश होकर के सप्तम में रहेंगे शनिदेव, तो शत्रु आपके कार्यों में विघ्न यहाँ पर ज़रूर डालेंगे। हालांकि काम अंतिम में आप विजयी बनकर निकलेंगे ज़रूर, लेकिन पहले परेशानियां बहुत आएगी कार्य पूर्ण होने में। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर, अब ये बिल्कुल भी अच्छा सहयोग नहीं है। शनिदेव आपकी राशि को देखेंगे तो स्वास्थ्य में समस्या, शरीर के जॉइंट, चाहे कंधे हों, कमर हो, जॉइंट आपको आपके कमज़ोर महसूस होंगे। विद्यार्थियों का मन बिल्कुल विचलित रहेगा, एकदम डिस्टर्ब रहेगा, आप मन को कहीं भी स्थिर नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय पे कहीं ना कहीं आपके प्रभाव में कमी आएगी। जो प्रभाव आपका रहता है ना, एक ओरा का प्रभाव, जो भी आप व्यापारी हों, बिजनेस में हो, नौकरी में हो, तो जो आपका आपके कार्य स्थल पर जो प्रभाव था, उस प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी आएगी। आपसे कमज़ोर लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। इस समय आपको बहुत ही संयम बरतना है। कहीं कोई अहंकार या अत्यधिक वाचालता का परिचय नहीं देना है, वरना आप बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। शनिदेव की अंतिम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो इस समय पे अगर आप प्रॉपर्टी संबंधित ही काम करते हैं तो काम सावधानी से करना है। लेकिन अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, ज़मीन बेचना चाहते हैं, थोड़ा सा ठहर जाएं। और ठहरे नहीं तो कम से कम हर काम पूरी अनुशासनात्मक तरीके से करें, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहकर करें, पेपर वर्क पूरा कंप्लीट रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्या ऐसी आ सकती है इसमें कि आपका काम बहुत ही लंबे समय तक पेंडिंग हो जाए। तो थोड़ा सा ठहर कर, सोच विचार कर काम करिएगा। प्रेम संबंधों में भी इस समय समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। तो कन्या राशि वालों के लिए एक लाभ सिर्फ दिखाई दे रहा है, वो है निसंतान दंपत्ति जो हैं उनके संतान प्राप्ति की संभावना यहाँ बनी हुई है। अगर ये समय है ऐसा जब आप प्लान कर रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सुविधाजनक स्थिति बनी हुई है। हाँ, और संतान की तरफ से आपको कुछ न कुछ लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। संतान अगर पढ़ाई कर रही है, विद्यार्थी है, तो वो कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकती है। जहाँ तक उपाय की बात है, तो उपाय इसी बात पर निर्भर करेगा कि आपकी जन्मकालिक कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है, दशा, महादशा, अंतरदशा कौन से ग्रह की चल रही है, उसी के आधार पर उपाय बताया जा सकता है। उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजिए। अगर जन्म पत्रिका पहले से बनी हुई है तो उसकी फ़ोटो निकाल करके व्हाट्सअप करिए। उसी के आधार पर मैं आपको उपाय दूंगा। और निश्चित जानिए, मेरे द्वारा बताए गए उपाय से आप आने वाली बहुत सारी समस्याओं से बचे रह सकते हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ। जय माँ शारदा।